कुछ साल पहले जब मैं अपने पेरेंट्स के साथ एक नए घर में शिफ्ट हुई, मेरा कमरा मेरी छोटी बहन के बिल्कुल बराबर वाला था। जब मैं सो रही होती थी तो कभी कभी मैं किसी के आने की आहट सुन के उठ जाती थी, और जब मैं अपनी आंखें खोलकर देखती तो मुझे अपनी 4 साल की छोटी बहन मेरे सामने खड़ी मुझे घूरती हुई नजर आती थी। इस बात का यकीन करने के बाद कि ये मेरी छोटी बहन ही है, मैं चुपचाप खामोशी से सो जाती थी। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं होता था, इस तरह बहुत दफ़ा हमने उसे सीढ़ियों के पास खड़ा हुआ देखा। वो चुपचाप नीचे स्टोर रूम की तरफ देख रही होती थी। मेरे अब्बू इसको लेके बहुत परेशान थे कि कहीं ये सीढ़ियों से गिर ना जाए, और इस वजह से अब्बू ने सीढ़ियों पर ग्रिल लगाकर उसे बंद कर दिया था। एक रात जब मैंने उसको सीढ़ियों के पास खड़ा देखा तो मैं उसके पास गई। मेरी बहन ने अपने हाथ से सीढ़ियों के नीचे की तरफ इशारा किया। वो नीचे मुझे पता नहीं क्या दिखाना चाह रही थी। मैं डर गई और उसे उसके कमरे में ले जाकर लिटा दिया। मेरी रूटीन थी कि मैं रोज रात को देर तक जागकर अपना काम कर रही होती थी। मुझे अक्सर रात को उसके कमरे से आवाजें आती थी, जैसे वो अपने आप से बातें कर रही हो, और मुझे लगता था कि शायद वो मजाक कर रही है। लेकिन मुझे ज्यादा डर उस वक्त लगा जब ऐसा लगा कि वो किसी और से बातें कर रही है। मैं डर के अपने बिस्तर में लेट गई। दिन गुजरते गए, मेरी बहन 5 साल की हो गई। मेरे अब्बू ने वो घर भी छोड़ दिया। उसके बाद मैंने कभी अपनी बहन को घर में घूमते हुए नहीं देखा। लेकिन मैं अभी भी सोचती हूँ वो मुझे सीढ़ियों के नीचे क्या दिखाना चाह रही थी, और वो रात को किससे बातें करती थी। Once upon a time, मैं एक छोटे से शहर में पला बड़ा था। मेरी अम्मी हमारे घर को चलाने के लिए 2 नौकरियां करती थी। मेरा छोटा भाई ऑटिज्म का शिकार था। वो दूसरे बच्चों की तरह बोल और समझ नहीं सकता था। वो अक्सर खिड़की के पास बैठ जाया करता था और बाहर देखता रहता था। मैं 15 साल का था जब ये वाकया हुआ, और मेरा भाई दानिश 11 साल का था। मेरी अम्मी की नाइट शिफ्ट थी और मुझे अच्छी तरह याद है कि वो जुमेरात की रात थी। मैं और मेरा भाई अक्सर अकेले होते थे। हमारे पड़ोस में 2 बच्चे अपने सौतेले बाप के साथ रहते थे। हमें अक्सर उनके घर से बच्चों को मारने और चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती थी। एक रात मैं अपने लिविंग रूम में बैठकर टीवी देख रहा था और मेरा भाई ऊपर अपने कमरे में सो रहा था कि अचानक मुझे बाहर से शोर की आवाजें सुनाई दी। मैंने दरवाजा खोला तो हमारे बराबर वाले घर के सामने 3-4 लोग खड़े कुछ बातें कर रहे थे कि बराबर वालों का बच्चा कहीं लापता हो गया है। कुछ ही टाइम में वहां पुलिस पहुंची और पूरा एरिया सील कर दिया। मोहल्ले वालों ने बताया कि हमारे पड़ोसी अंकल ने पुलिस को कॉल करके बताया कि उनका बेटा सुबह से लापता है। वो सुबह स्कूल गया था और अब रात के 10 बज रहे हैं और वो अभी तक वापस नहीं आया है। पुलिस ने उनको ढूंढने की यकीन दहानी कराई। हमारे मोहल्ले में सभी इस वाक़े से बहुत घबरा गए थे। मेरी अम्मी बहुत परेशान हो गई थी और उन्होंने मेरी नानी को कहा कि जब भी मेरी नाइट शिफ्ट हुआ करे वो यहाँ आ जाया करें। हमारे पड़ोसी अंकल भी बहुत बदल गए थे। बेटे के लापता होने के बाद से मैं अक्सर उन्हें टेरेस पे उदास बैठा देखा करता था। इस वाक़े के 1 हफ्ते बाद मैंने अपने भाई में कुछ अजीब सी हरकतें नोट करना शुरू की। हमने बच्चे के लापता होने के बारे में उसे कुछ नहीं बताया था, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरा भाई कुछ जानता है और उसे अंदाज़ा हो गया है। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठा अपना होमवर्क कर रहा था और दानिश खिड़की के पास बैठकर बाहर होने वाली बारिश के मज़े ले रहा था कि अचानक मैंने उसे हंसते हुए देखा। जब मैंने उससे पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो, तो उसने बाहर की तरफ इशारा किया, और जब मैंने बाहर देखा
तो वहां कोई भी नहीं था। पूरी सड़क खाली पड़ी थी। मुझे लगा कि शायद दानिश कुछ सोचकर हंस रहा है। लेकिन उसी रात जब हम सब खाने की टेबल पर बैठे थे और अम्मी हम दोनों भाइयों के लिए खाना निकाल रही थी, तभी दानिश उठा और एक प्लेट लेकर खाली कुर्सी के आगे टेबल पर रख दी। मेरी अम्मी ने पूछा, दानिश, तुम ये प्लेट किसके लिए लाए हो? तब उसने अपनी बराबर वाली कुर्सी को देखा और मुस्कुराने लगा। मुझे ये सब देखकर बहुत हैरत हुई। मैंने दानिश से कहा कि अम्मी तुमसे कुछ पूछ रही हैं। उसने अम्मी को देखा और कहा कि अम्मी, वो भूखा है, उसे भी खाना दे दें। ये कहकर वो खुद ही मुस्कुराने लगा। मैं और अम्मी ये सब देखकर बहुत परेशान हो गए। मेरी अम्मी ने बहुत डरते हुए उससे पूछा, कौन है वो? दानिश मुस्कुराकर बोला, मेरा दोस्त अली है। हमने सोचा कि हर बच्चे की तरह दानिश अपने ख्याली दोस्त की बात कर रहा है। उस रात हमने दानिश की इस हरकत को ज्यादा तवज्जो नहीं दी, क्योंकि वो ऐसे खेलकर बहुत खुश दिखाई दे रहा था। दानिश खुद से बातें करता था और खुद ही मुस्कुराने लगता था। और जब कोई उससे पूछता कि तुम किससे बातें कर रहे हो, तो वो बोलता कि अपने दोस्त अली से। एक रात जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि दानिश सीढ़ियों से नीचे जा रहा है। मेरी अम्मी नीचे वाले कमरे में सोती थी और मेरा और मेरे भाई का कमरा ऊपर था। मैं अपने बिस्तर से उठा और भाई को देखने के लिए उसके कमरे में गया, लेकिन देखा कि उसका कमरा खाली था। मैं भागकर नीचे गया और मैंने देखा कि हमारे घर का दरवाजा भी खुला है। मैं घबरा गया और अपनी अम्मी को उठाया। मैं और अम्मी बाहर निकलकर उसको आवाजें देने लगे, दानिश, दानिश। मेरी अम्मी परेशानी में रोने लगी। फिर हमने सुना कि हमारे घर के पीछे से हंसने की आवाजें आ रही हैं। हम वहां भाग कर गए तो देखा कि एक दरख्त के नीचे दानिश खड़ा है। हम उसके पीछे खड़े होकर उसको देख रहे थे। मैंने बहुत डरती हुई आवाज में पूछा, तुम ठीक हो? उसने हमें मुड़कर देखा। मैंने अपने भाई को कभी इस हालत में नहीं देखा था। उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था और जैसे वो बहुत तकलीफ में था। उसने बहुत भारी आवाज से कहा, वो दफन है यहां। ये कहकर वो बेहोश हो गया। दूसरी सुबह उसको बहुत तेज बुखार चढ़ गया था। हमने बहुत से डॉक्टर से पूछा, लेकिन कोई उसकी हालत की वजह नहीं जान पा रहा था। और एक रात जब मैंने अपने पड़ोसी को उनके टेरेस में उदास रोते हुए देखा, तब मैंने अपनी अम्मी से पूछा कि अंकल के बेटे का नाम क्या था जो खो गया था। अम्मी ने बताया उसका नाम अली था। मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? मेरा दिमाग घूम गया था और मैं ये सोच रहा था कि ये कैसे मुमकिन है कि हर वक्त मेरा भाई जिसके साथ खेलता है और जिससे बातें करता है वो और कोई नहीं बल्कि हमारा पड़ोसी है, वो बच्चा है जो गुम हो चुका है। मैं भागकर दानिश के कमरे में गया और मैंने देखा कि वो नींद में कुछ बड़बड़ा रहा है। मैं उसके करीब गया और कहा, दानिश, क्या अली तुम्हारे पास है इस वक्त? तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, मैं सब ठीक कर दूंगा। मेरे भाई ने आंखें खोली और कमरे के एक कोने को घूर के देखा। मैंने जब इस कोने की तरफ देखा तो मैं खौफ से कांप गया। एक लड़का कमरे के कोने में खड़ा था। उसकी आंखें सफेदी माइल फटी हुई थी, जैसे कि आंखों के पुतले बाहर निकल आएंगे। उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके जिस्म और सीधे गाल पर खून के धब्बे खुश्क पड़े थे। उसने घूरकर मुझे और मेरे भाई को देखा और अचानक गायब हो गया। दानिश भी आहिस्ता से अपने बिस्तर से उठा और अपने कमरे से निकलकर चला गया। मैं उसके पीछे पीछे सीढ़ियों से उतरकर नीचे गया। मेरी अम्मी लिविंग रूम में बैठी थी। हमने देखा कि दानिश बुखार की हालत में भी बाहर जा रहा है। इससे पहले मेरी अम्मी कुछ कहती, मैंने उन्हें रोक दिया और कहा, मैं आपको सब बताता हूँ। मैं और अम्मी उसके पीछे पीछे बाहर गए। दानिश घर के पिछले वाले हिस्से में गया और उसी दरख्त के सामने जाकर खड़ा हो गया जो हमारे और बराबर वाले घर के बीच में था।
दरख्त के सामने वाले हिस्से की तरफ इशारा करके कहने लगा, इसको खोदो। ये बोलकर दानिश फिर बेहोश हो गया। बगैर वक्त ज़ाया किए हमने पुलिस को बुलाया और पुलिस ने अपना काम शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में वहां मोहल्ले के बहुत से लोग जमा हो गए, इसी तजस्सुस में कि क्या होने जा रहा है। और जब वहां खुदाई हुई तो जो देखा वो मुझे अब भी परेशान कर देता है। वहां अली की लाश मिली जो खून में लथपथ कपड़े में लिपटी हुई थी। तब सारे राज से पर्दा उठ गया और मुझे सारी कहानी समझ आने लगी। हमारे पड़ोसी ने अपने सौतेले बेटे को कत्ल कर दिया था। पुलिस के पूछने पर उसके बाप ने बताया कि मैंने उसको नशे की हालत में मार दिया और मैंने घबरा के उसकी लाश ये साथ वाले दरख्त के नीचे दफना दी ताकि पुलिस मुझे ना पकड़ सके। और पुलिस में उसके लापता होने की रिपोर्ट लिखवा दी। पुलिस ने अली के बाप को गिरफ्तार कर लिया और जेल में बंद कर दिया। मेरा भाई अब बिल्कुल ठीक हो गया है और मुझे तभी एहसास हुआ कि अली की रूह भी अब सुकून से होगी, क्योंकि वो उसके बाद कभी नजर नहीं आया। मेरी अम्मी मेरे अब्बू की मौत के बाद बहुत अकेली हो गई थी। वो घर को चलाने के लिए नौकरी करती थी। घर और बाहर के काम करने के साथ साथ वो मेरे छोटे भाई को भी संभालती थी। उनका रोज का रूटीन होता था कि वो सुबह सवेरे उठती, अपना और भाई का खाना तैयार करती और भाई को नहलाकर खाना खिला के उसे डे केयर में छोड़ते हुए अपनी नौकरी पर चली जाती थी। ये सब काम करने में अम्मी जब घर वापस आती थी तो बहुत थक चुकी होती थी। सख्त गर्मी का दिन था। आज अम्मी को ऑफिस से घर के लिए कुछ सामान लेने जाना था। अम्मी ऑफिस से फारिग हुई तो छोटे भाई को डे केयर से लेके मार्केट चली गई। वहां से फारिग होते होते जब वो घर की तरफ निकली तो सूरज ढल चुका था और रात हो गई थी। मार्केट हमारे घर से कुछ ही फासले पर थी। रास्ते में छोटे भाई का भूख से बुरा हाल था। वो भूख के मारे जोर जोर से रोने लगा। अम्मी की लाख कोशिश के बावजूद वो किसी भी तरह चुप नहीं हो रहा था। वहां से गुजरते हुए अम्मी को वो पार्क दिखा तो अम्मी ने सोचा कि यहाँ बैठ के छोटे भाई को दूध पिला दूं। तो वो एक घने दरख्त के नीचे बेंच पर बैठ गई और छोटे भाई को उसकी बोतल दे दी और फिर उन्होंने सुकून का सांस लिया। अभी वहां बैठे थोड़ा ही वक्त गुजरा था कि अम्मी को किसी बच्चे के हंसने और खेलने की आवाजें सुनाई दी। मेरी कोई माँ नहीं है, क्या आप मेरी माँ बनेंगे? अम्मी फौरन वहां से उठी और छोटे भाई को लेकर घर की तरफ भागने लगी। अम्मी का खौफ से बहुत बुरा हाल था। जब वो घर पहुंची तो बस उनको वही ख्याल सताए जा रहा था और अब वो बच्ची अम्मी को हर जगह दिखाई देने लगी थी। कभी बिस्तर के किनारे, कभी छोटे भाई के कमरे में, कभी किचन में काम करते हुए। अम्मी बहुत खौफजदा रहती थी। अब ना वो अपनी नौकरी पर जा रही थी और ना ही छोटे भाई की देखभाल सही से कर पाती थी, क्योंकि वो बेइंतहा खौफ से अपना ज़हनी तवाज़ुन दिन ब दिन खोती जा रही थी। अक्सर छोटा भाई भूख से घंटों रोता रहता था और अम्मी को खबर तक नहीं होती थी। वो खामोश घर के किसी कमरे में अंधेरा करके छुप के कहीं बैठी रहती थी। मुझसे अम्मी की ये हालत देखी नहीं जाती थी। मैं छोटे भाई को यूं रोता हुआ नहीं देख सकती थी और इसलिए मैंने अम्मी को हमेशा के लिए खौफ से आज़ाद कर दिया। मैं ही वो बच्ची हूँ जिसकी वजह से अम्मी का ये हाल हो गया था।
मैं कई सालों से उस दरख्त पर अकेले रहती थी, पर उस दिन जब मैंने देखा कि एक माँ का प्यार क्या होता है, मेरा दिल किया कि मैं भी उनके साथ रहूं, मुझसे भी वो उसी तरह प्यार करें जैसे वो अपने बच्चे से करती हैं। इसलिए मैं उस रात उनके साथ घर आ गई ताकि मैं हमेशा उनके साथ रहूं। अब मैं, अम्मी और छोटा भाई एक साथ घर में सुकून से रहते हैं। मेरा छोटा भाई अब भूख से बिल्कुल नहीं रोता, क्योंकि अब मैं उसका ख्याल रखती हूँ। लोग कहते हैं कि रात को किसी दरख्त के नीचे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि पुराने घने दरख्तों पर जिन और भूत बसते हैं और हो सकता है कि कोई जिन या भूत हमारे साथ भी हमारे घर तक आ जाए। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे खौफनाक कहानी है। मैं एक शॉपिंग मॉल में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। मॉल रोज़ सुबह 10 बजे खुलता था और तकरीबन रोज़ 8 बजे बंद हो जाता था। हर रात मैं मॉल को ठीक 9 बजे बंद करके घर चला जाता था। मेरी नौकरी का ज़्यादातर वक्त कंप्यूटर के सामने बैठकर गुजरता था, जिसमें मैं उन सिक्योरिटी कैमरास की फुटेज पर नज़र रखता था जो मॉल के हर कोने पर लगे थे। मैं बच्चों को खुशी से भागते दौड़ते और लोगों को एलिवेटर से ऊपर नीचे आता जाता देखता था। वो हफ्ते का दिन था और उस दिन मॉल में बहुत हुजूम था और इसी वजह से हम सब गार्ड्स भी बाहर आ गए थे ताकि सब पर नज़र रख सकें और किसी भी गैर मुनासिब हरकत को रोक सकें। 7:30 बजे तक लोगों ने मॉल से निकलना शुरू कर दिया और फिर मैं भी अपने सिक्योरिटी रूम में जाके बैठ गया। मेरा साथी गार्ड आसिम मुझसे कहने लगा कि आज तो बहुत मसरूफ़ दिन था और कहने लगा कि मैंने मैनेजर से कहा है कि सारी दुकानों पर एक ही दिन स्पेशल ऑफ़र और सेल ना लगाया करें। लोगों का रश डिस्काउंट्स की वजह से बहुत बढ़ जाता है। मैं हंसा और कहा कि मैं तुम्हारी बात से मुत्तफ़िक हूँ। फिर आसिम ने मुझसे कहा कि आज मुझे घर जल्दी जाना है, सारी चाबियाँ दराज में हैं। अगर तुम सब लॉक कर दोगे ठीक 8 बजे तक तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं निकलता हूँ, पीर को मुलाकात होती है। और ये कह के आसिम चला गया और मैं फुटेजेस को सही तरतीब से अरेंज करने लगा, जो कि एक बहुत ज़रूरी काम था ताकि मॉल में होने वाली एक एक चीज़ पर नज़र रखी जा सके और अगर मॉल में कोई जुर्म हो तो इसी के ज़रिए पुलिस को मदद मिल सके। ठीक 8 बजे मैं उठ के मॉल के सबसे ऊपर वाली मंजिल पर गया ताकि शॉप्स और सारे दरवाजे चेक कर सकूं। मॉल का पूरा जायज़ा लेने के बाद मुझे ये यकीन हुआ कि मॉल में मेरे अलावा कोई नहीं है और फिर मैं दोबारा सिक्योरिटी रूम में आके सारे फ्लोर्स के पावर सिस्टम्स को एक एक करके बंद करने लगा। आखिरी काम सारे सिक्योरिटी कैमरास को बंद करने का था और तब मेरी आंखें एक जगह रुक गई और मैंने देखा एक औरत एलिवेटर के अंदर है। उसने लाल कपड़े पहने हुए थे। मुझे उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था। वो कैमरा की तरफ कमर करके खड़ी हुई थी। मैंने एलिवेटर अनाउंसमेंट की और कहा, मैम मॉल बंद हो चुका है मैम, आप प्लीज़ एलिवेटर से बाहर आ जाएं, आप कल आ जाइएगा। लेकिन उस औरत ने मेरी अनाउंसमेंट पर तवज्जो नहीं दी, ना ही कैमरे की तरफ देखा। वो कुछ देर ऐसे ही खड़ी रही और अजीब सा बर्ताव करने लगी। एलिवेटर 2nd फ्लोर पर खुला। उसने बाहर झांका जैसे कोई खड़ा हो। तब मैंने कैमरा से 2nd फ्लोर का कॉरिडोर देखा जो कि बिल्कुल खाली था। उसने पहले सीधे हाथ की तरफ देखा और फिर उल्टे हाथ की तरफ और फिर वो एलिवेटर में ही रही। फिर उसने एक बहुत ही अजीब सी हरकत की जिसने मुझे पागल कर दिया। उसने एलिवेटर के सारे बटन्स दबाना शुरू कर दिए। मैंने उसे धमकाने की कोशिश की कि अगर आप नीचे ना आए
तो मैं खुद सेकंड फ्लोर पर आकर आपको बाहर निकाल दूंगा। प्लीज मुझे ये करने पर मजबूर ना करें और खुद नीचे आ जाए। इस बार उस औरत ने कैमरा की तरफ देखा। और जो मैंने देखा उससे मैं कांप कर ठंडा पड़ गया। उसकी आंखें नहीं थी, उसकी आंखों की जगह खाली सुराख थे जिसमें लेंसेज भी नहीं थे। और फिर वो कैमरा के करीब आई और उसको घूरती रही। मेरी समझ में नहीं आया कि मैं क्या बोलूं, क्योंकि मैं जो देख रहा था उससे मैं बहुत खौफजदा था। अचानक सिक्योरिटी कैमरा में कुछ खराबी आ गई और तस्वीर कटने और धुंधली होने लगी बगैर किसी वजह के, क्योंकि सारे कैमरास नए इंस्टॉल किए गए थे। मैंने डरते डरते फिर माइक्रोफोन का बटन दबा के कहा, मैं आपसे आखिरी बार बोल रहा हूँ। और माइक्रोफोन ने काम करना बंद कर दिया। एलिवेटर चला और मॉल की सबसे ऊपर छोटी मंजिल पर जाकर रुक गया। मुझे कुछ सही से दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि कैमरा बार बार बंद हो रहा था। एलिवेटर खुलने से पहले उसने एक बार फिर कैमरा की तरफ मुड़कर देखा और कहा, छत छत। मैं फौरन एलिवेटर की तरफ भागा और बटन दबाया तो एलिवेटर नीचे आने लगा, जैसे वाकई में उस एलिवेटर से कोई ऊपर गया हो। मैंने फिर जाके सारे फ्लोर्स चेक किए, लेकिन मुझे वहां कोई नजर नहीं आया। मुझे लगा शायद वो छत पर हो। मैं वहां गया तो वहां के दरवाजे लॉक थे और उसकी चाबियां आसिम के पास थी। मैं वापस आया तो सिक्योरिटी कैमरास ठीक करने लगा और दोबारा फुटेजेस देखने लगा, लेकिन तब मुझे फुटेजेस में वो औरत कहीं नजर नहीं आई। अचानक मेरी बीवी का फोन आया। तब मुझे अंदाजा हुआ कि पूरे 9 बज चुके हैं और वो मेरे लेट होने पर परेशानी में कॉल कर रही थी। मैंने उसे कहा, सॉरी, मैं बस घर आ रहा हूं। उस रात मुझे नींद नहीं आई कि ये क्या हुआ और वो औरत कौन है और उसने मुझे छत पर जाने को क्यों कहा जबकि वहां पहले से लॉक लगा था। सुबह मैं देर से उठा। मैं नाश्ता ही कर रहा था कि मेरे पास कॉल आई और किसी ने बहुत संजीदगी से जवाब दिया कि मैं पुलिस ऑफिसर हमाद बात कर रहा हूं। क्या तुम जिम सिक्योरिटी सर्विस में हो? मैंने कहा, जी। ऑफिसर ने कहा कि क्या तुम मॉल आ सकते हो? हमें मॉल में कुछ इंक्वायरी करनी है और हमें मॉल के सारे स्टाफ से तहकीकात करनी है। ये सुन के मैं परेशान हो गया और जब मॉल पहुंचा तो ऑफिसर्स मॉल के एक एक बंदे से पूछगछ कर रहे थे। उसमें से एक ऑफिसर मेरे पास आया और पूछा, तुम सिक्योरिटी गार्ड हो? मैंने कहा, जी। फिर उन्होंने मुझे एक फोटोग्राफ दिखाई कि क्या तुम इस लड़की को जानते हो? तब मेरी आंखें हैरत से खुली रह गईं। मैंने देखा ये वही लड़की है जिसको मैंने कल एलिवेटर में देखा था। मैंने कहा, जी, इसको मैंने कल रात मॉल में देखा था और वो कुछ अजीब सा बर्ताव कर रही थी और मुझे ये भी समझ नहीं आया कि वो मॉल बंद होने के बाद मॉल में कैसे आई, जबकि मॉल बंद होने के बाद मैंने पूरा मॉल चेक किया था और वहां कोई नहीं था और फिर वो खुद ही गायब हो गई। 2 और पुलिस ऑफिसर्स वहां आए और मुझसे पूछा, क्या तुम यकीनी तौर पर कह रहे हो कि कल रात यही लड़की थी? मैंने कहा, जी हाँ, मगर आप क्यों पूछ रहे हैं? तब पुलिस ऑफिसर हमाद ने कहा, मुझे वो फुटेजेस दिखाओ। मैंने उनसे कहा, यही तो अजीब सी बात है कि जब वो लड़की दिखी तो कैमरा ने काम करना छोड़ दिया और मुझे वो फुटेजेस दोबारा चेक करने पर भी वो लड़की नजर नहीं आई। उन्होंने आपस में एक दूसरे को देखा और कहा कि ये लड़की 1 हफ्ते से लापता है। तुम्हें क्या लगता है, हम बेवकूफ हैं? ये सुन के मेरे पसीने निकल आए। ऑफिसर हमाद ने कहा, देखो, हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है
कि ये लड़की आखिरी बार मॉल में देखी गई है। मुझे आखिरी हफ्ते की फुटेजेस दिखाओ। मैं उन्हें अपने रूम में ले गया और 3 घंटे तक फुटेजेस देखने के बाद वो लड़की एक फुटेज में मॉल में आती हुई दिखाई दी, जिसमें वो एलिवेटर में गई और 4th फ्लोर पर रुकी, और उस वक्त फुटेज में 8 बजे का टाइम था। मैं ये देख के हैरान था कि वो मॉल बंद होने के टाइम कैसे आई। फिर मुझे याद आया कि उस दिन आसिम की ड्यूटी थी मॉल में। मैंने पुलिस को बताया कि कल रात उस औरत ने छत पर जाने का कहा और छत की चाबियां तो आसिम के पास रहती हैं, और तब पुलिस ने आसिम से छत की चाबियां मांगी। ये सुन के आसिम ने वहां से फरार होने की कोशिश की। पुलिस ने उसको पकड़ लिया और जाकर छत का जायजा लिया, और तब पुलिस को एक औरत की लाश पानी के टैंक के नीचे एक कचरे के बैग में लिपटी हुई नजर आई। आसिम अपनी बीवी को धोखा दे रहा था और उस रात वो सब खत्म करने वहां आई थी। इसी में उन दोनों के बीच कुछ झगड़ा हुआ और आसिम ने उसका कत्ल कर दिया। और उसकी बॉडी छत पर छुपा दी, और इस तरह से उसका जुर्म पकड़ा गया। क्या जिन और भूत असल में? लेकिन मुझे ये यकीन है कि उस रात वो लड़की मॉल में दिखी थी, जो पिछले 1 हफ्ते पहले मर चुकी थी। मेरा नाम इकबाल है और मैं पिछले 20 सालों से कराची में टैक्सी चला रहा हूँ। मैं कराची का चप्पा चप्पा जानता हूँ और सभी इलाकों से गुजर चुका हूँ, मगर कराची में एक ऐसी जगह है जहाँ रात देर से मैं कभी नहीं जाता, और वो जगह है कारसाज रोड। उस रोड पर एक बहुत बड़ा बंगला है जो सदियों से वीरान पड़ा है, और उसके बारे में तरह तरह की कहानियाँ सुनी जाती रही हैं। एक रात मैं आखिरी सवारी छोड़ के घर जा रहा था, तब मुझे एक सवारी ने रोका। वो एक लड़की थी जो बच्चों के साथ थी और कारसाज रोड जाने को कहा, तो मैंने उसे मना कर दिया। उसने कहा बच्चों का साथ है और रात बहुत हो चुकी है, आपकी मेहरबानी होगी अगर आप छोड़ दें। उसके इसरार पर मैंने उसे बैठने को कहा। रात का 1:30 बज रहा था। मैंने उस लड़की को उसके बताए हुए पते पर छोड़कर अपने घर का रुख किया। हर तरफ सन्नाटा और अंधेरा था और सड़क की लाइटें भी बंद थी। उस दिन हवा बहुत ज़ोरों से चल रही थी और ठंड भी बहुत थी। मैं अपनी टैक्सी में गाने सुनते हुए जा रहा था, तब अचानक मेरी टैक्सी के आगे एक औरत सफ़ेद साड़ी में आके खड़ी हो गई। मैंने अचानक ब्रेक लगाया और टैक्सी से उतरा ताकि उससे माफ़ी मांग सकूं। जब मैंने उतर के देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। मुझे लगा शायद मेरी आंखों का धोखा था। मैं टैक्सी में वापस बैठ गया। मैंने टैक्सी स्टार्ट ही की थी कि अचानक एक बूढ़ी औरत मेरे दरवाजे के पास आके खड़ी हो गई और उसने मुझसे कहा थोड़ा आगे तक ले चलो भैया, और पीछे आके टैक्सी में बैठ गई। उस औरत ने फटी पुरानी सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी और एकदम मट्टी में अटी हुई थी। उसका चेहरा उसके बिखरे बालों में छुपा हुआ था। मुझे ये सोचकर अजीब लग रहा था कि रात के 2 बजे उस औरत को कहाँ जाना है। मैंने उससे पूछा, अम्मा कहाँ जाना है आपको? उसने जवाब में कहा, आगे एक कब्रिस्तान है, बस वहाँ तक। टैक्सी के शीशे से जब मैंने उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में एक डरावनी सी चमक थी। जब उसके बाल उड़े तो उसका खौफनाक चेहरा देख के मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए और तब मुझे एहसास हुआ ये बूढ़ी औरत नहीं बल्कि एक भयानक चुड़ैल है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैं खामोशी से टैक्सी को तेज चला रहा था। एकदम से मेरी टैक्सी का टायर फट गया। मैं फौरन टैक्सी से उतरा
और डरते डरते अपनी टैक्सी का टायर बदलने लगा। जब मैंने अपनी टैक्सी के अंदर देखा तो वो औरत वहाँ से गायब हो चुकी थी, और तभी बराबर से गुजरती हुई एक टैक्सी में मैंने उसे बैठे हुए देखा। मैं अपनी टैक्सी ठीक करके जैसे तैसे उस इलाके से निकल कर घर पहुँचा तो मैंने सुकून का सांस लिया। अगले ही दिन मुझे अखबार की खबर से मालूम हुआ कि उस इलाके में एक टैक्सी ड्राइवर का एक्सीडेंट हुआ है, और वो टैक्सी वही थी जिसमें वो बूढ़ी औरत बैठ के गई थी। इस किस्से के बाद मैंने कई और कहानियाँ सुनी कि कारसाज रोड पर ऐसे ही सफ़ेद साड़ी वाली एक बूढ़ी चुड़ैल रहती है जो अक्सर रात देर से निकलती है और लोगों को कब्रिस्तान जाने को कहती है। उस दिन के बाद से मैंने कभी उस रोड की सवारी नहीं ली। ये वाक़या जब हुआ तब मैं 20 साल की थी। हमारे घर के बराबर वाले घर में एक आदमी रहता था जिसका सिर्फ एक हाथ था। मेरे अब्बू उनके बारे में बताते थे कि वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और उन्होंने किसी एक्सीडेंट में अपना एक हाथ खो दिया था। जब भी कभी मेरा उनसे सामना होता था तो वो बहुत अजीब तरह मुझे देख के मुस्कुराते थे और हाथ हिलाते थे। मुझे उनको देख के अफसोस होता था, मगर दूसरी तरफ जब वो मुझे अजीब तरह से देखते थे तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। वो अकेले रहते थे और जब कभी पास से गुजरते थे तो उनके पास से बहुत अजीब सी स्मेल आती थी। मुझे लगता था जैसे उनको एक हाथ से नहाने में मुश्किल होती होगी। फिर एक रात मुझे उनके घर से बहुत ज़ोर ज़ोर की आवाज़ें आने लगी, जैसे वो किसी से लड़ रहे हों या जैसे कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखें मार रहा हो और चीज़ें तोड़ रहा हो। अचानक वो आवाज़ें आनी बंद हो गईं और उसके बाद वो मेरे घर मुझसे उस शोर के लिए माफ़ी मांगने आए और मुझे एक प्लेट में स्टेक दिया। देखने में स्टेक बहुत ही मज़े का लग रहा था। फिर उन्होंने मुझे अजीब नज़रों से देखा और स्माइल की। इससे पहले कि मैं उनकी इस तरह से देखने की वजह जान पाती, मैं बेहोश हो गई। और जब मैंने अपनी आंखें खोली, मैं एक रूम के फ्लोर पर गिरी हुई थी जो कि एक बेसमेंट था। मैंने जब अपने सर पर हाथ लगाया तो मेरे सर पर गहरी चोट थी और उसमें से खून बह रहा था। मैं देखकर परेशान हो गई और ये सोचने लगी कि क्या किसी ने मेरे सर पर कुछ मारा है। तब मुझे याद आने लगा कि वो डॉक्टर मेरे घर आए थे और उन्होंने मुझे स्टेक दिया था, और तब उन्होंने मेरे घर में देख के मुझसे पूछा था कि क्या कोई घर पर नहीं है। मैंने उन्हें कहा कि जी, अभी घर पर कोई नहीं है। मैं उस रात घर में अकेली थी क्योंकि मेरे अम्मी अब्बू को उस रात घर लेट आना था। मैंने जैसे ही दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, उन्होंने दरवाजे को धक्का देकर मेरे सर पर कुछ मारा था, जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गई थी। और अब मुझे अंदाज़ा हुआ कि उन्होंने मुझे किडनैप किया है। मैंने जब बेसमेंट को देखा तो वहाँ से वही बदबू आ रही थी जो उन डॉक्टर के पास से हमेशा आती थी। मैंने जब कमरे के चारों तरफ नज़र दौड़ाई तो वहाँ बहुत अजीब सी मशीन्स नज़र आईं जो कि एक एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल होती हैं। कमरे के एक तरफ 2 डेड बॉडीज़ पड़ी थी जिसमें से बहुत बुरी बदबू आ रही थी। दोनों डेड बॉडीज़ के हाथ नहीं थे। ये देखकर मेरी चीखें निकलीं और मैंने अपने मुंह पर ज़ोर से हाथ रख लिया ताकि मेरी चीखें कोई ना सुन पाए। तब मुझे किसी के कदमों की आवाज़ें सुनाई दी। वो डॉक्टर नीचे बेसमेंट की तरफ आ रहा था। मैं फ़ौरन लेट गई जैसे कि मैं बेहोश हूँ। मैंने हल्की सी आँख खोलकर देखा तो वो डॉक्टर वहाँ रखी टेबल की तरफ आया जहाँ 2 हाथ कटे हुए खून में लथपथ रखे थे। उसने एक हाथ उठाया और अपने टूटे हुए हाथ की तरफ लगाकर आईने में देखने लगा, जैसे कि वो किसी दुकान पर खड़े होकर कोई कपड़ा पसंद कर रहा हो। मुझे सांस नहीं आ रही थी।
फिर वो मेरी तरफ बढ़ा और मेरा हाथ उठाकर पेन से एक लकीर बनाने लगा। मुझे अपने आप को बचाने के लिए कुछ करना था। जैसे ही वो टेबल की तरफ मुड़ा, मैंने उसके ऊपर ज़ोर से बराबर पड़ा हुआ एक डंडा मारा। वो ज़मीन पर गिर गया और मैं वहाँ से जान बचाकर भागी। जैसे ही मैं घर पहुँची, मैंने फ़ौरन पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस ने आकर उसको गिरफ़्तार कर लिया। तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो एक डॉक्टर नहीं है, बल्कि एक खूनी इंसान है जो ये सोचता था कि वो किसी का भी खून करके उसका हाथ काट कर अपने ऊपर लगा सकता है, जो कई साल पहले वो खो चुका था। इस सदमे के बाद अब मैं किसी से हाथ नहीं मिला पाती, इस डर से कि ऐसा कोई हादसा फिर से ना हो जाए। ऐना और उसके दो दोस्त फराज और हारिस बेताबी से एक लंबे वीकेंड का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि उनका प्लान था कि वो फॉरेस्ट कैंपिंग पर जाएंगे। ऐना के दोनों दोस्त पहली बार किसी कैंपिंग पर जा रहे थे, इसलिए बहुत एक्साइटेड थे। वो सैटरडे नाइट थी जब वो तीनों अपनी पूरी तैयारी के साथ कैंपिंग साइट पर पहुंच गए। उन सब का टाइम बहुत अच्छा गुजर रहा था। वो तीनों बॉनफायर के पास बैठकर एक दूसरे को डरावने किस्से कहानियाँ सुना रहे थे और बहुत एंजॉय कर रहे थे। तभी ऐना ने कहा, मुझे बारबेक्यू और कैंपिंग में बहुत मज़ा आता है। वो तो तुम लोगों को मनाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन शुक्र है कि तुम दोनों मेरे साथ यहाँ आ गए। देखो तुम लोग कितना मज़ा कर रहे हो, सिर्फ मेरी वजह से। फराज ने कहा, हमें लगा कि रात में कैंपिंग बहुत खौफनाक होती है। ऐना ने कहा, क्या वाकई तुम लोगों से ज़्यादा बहादुर तो मैं हूँ। हारिस बोला, ये तो तब पता चलेगा कि कौन ज़्यादा बहादुर है जब हम इस जंगल में डरे बगैर पूरी रात गुजारेंगे। बातें करते करते आधी रात गुजर गई तो ऐना को थकन महसूस हुई और वो अपने टेंट में सोने चली गई। उसके जाने के बाद फराज और हारिस भी सोने अपने टेंट में चले गए। थोड़ा ही टाइम गुजरा था कि ऐना की आंख अजीब किस्म की आवाज़ों से खुल गई, जैसे कोई कुछ बड़बड़ा रहा हो। वो परेशान हो गई और अपने दोस्तों के कैंप में गई और पूछा कि क्या उन्हें भी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। ऐना ने कहा, मुझे जंगल में अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं, क्या तुम लोगों को कोई आवाज़ आई? उन दोनों ने कहा, हमने तो कुछ नहीं सुना। उसको इतना खौफज़दा देख के वो लोग ऐना का मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि अभी तो कोई कह रहा था कि मैं बहुत बहादुर हूँ। उनके इस तरह छेड़ने से ऐना और ज़्यादा परेशान हो गई। उसकी परेशानी देखकर दोनों लड़कों ने सोचा कि हम टेंट से बाहर जाके देखते हैं कि क्या सब ठीक है या नहीं। उन्होंने ऐना को कहा, तुम परेशान मत हो, हम लोग अभी आते हैं, जब तक तुम टेंट में ही रहना। वो लोग चले गए और ऐना उन दोनों का वेट करने लगी। आधा घंटा गुजर गया लेकिन वो दोनों वापस नहीं आए। ऐना और ज़्यादा परेशान हो गई। उसने एक दो बार उनको कॉल की, लेकिन सिग्नल ना होने की वजह से फ़ोन नहीं मिल पा रहा था। आखिरकार ऐना ने हिम्मत पकड़ी और ख़ुद बाहर उन दोनों को ढूंढने निकल गई। जंगल काला स्याह हो रहा था और ठंड भी थी। उसको अकेले बहुत डर लग रहा था। ऐना ने आवाज़ लगाई, फराज, हारिस, कहाँ हो तुम लोग? मुझे उम्मीद है कि तुम लोग मजाक नहीं कर रहे, लेकिन अगर कर रहे हो तो तुम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाओगे अगर तुमने मेरी ये कैंपिंग ट्रिप ख़राब की तो। प्लीज़ बाहर आओ, ये मजाक नहीं है, प्लीज़। Oh my God! ये क्या हो गया?
वो ऐना के पीछे आ रहा था। ऐना खौफ के मारे वहाँ से अपनी गाड़ी की तरफ भागी और उस जंगल से बाहर निकलने के लिए जितना तेज़ गाड़ी चला सकती थी उसने चलाई। काश मैं ये कैंपिंग ट्रिप प्लान ना करती, काश मैं उन दोनों को यहाँ आने के लिए फोर्स ना करती। कार ड्राइव करने के मामले में मैं हमेशा ही बहुत बहादुर रही हूँ, इसलिए मुझे अकेले ड्राइव करना कभी मुश्किल नहीं लगा, चाहे वो दिन हो या आधी रात। लेकिन सिर्फ उस रात तक, क्योंकि वो रात मैं कभी नहीं भूल सकती। मेरी दोस्त ने नए घर की खुशी में एक पार्टी रखी थी। मैं उस रात अपनी दोस्त की पार्टी से वापस घर जा रही थी। उस रात मैं काफ़ी लेट हो चुकी थी और रात के 3 बज रहे थे। रोड्स पर बिल्कुल सन्नाटा था और कोई गाड़ी नज़र नहीं आ रही थी। वो एक नया इलाका था और उस इलाके से मैं बिल्कुल भी वाकिफ़ नहीं थी। मैं ड्राइव करते करते एक ऐसे रास्ते पर आ गई थी जहाँ से मुझे अपने घर का रास्ता नहीं मिल रहा था और मैं उस रास्ते में खो चुकी थी। मैंने कार एक साइड पर लगाई ताकि मैं अपने फ़ोन से डायरेक्शंस चेक कर सकूं। फिर अचानक मुझे एक झटका लगा जब मेरी गाड़ी की खिड़की पर किसी ने ज़ोर ज़ोर से खटखटाया। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है, प्लीज़ जल्दी करो, मुझे करीबी किसी हॉस्पिटल तक लिफ्ट चाहिए, प्लीज़, उसका बहुत खून बह रहा है। मेरा दिल डूब गया जब मुझे थोड़ी दूर से उसके बच्चे की रोने की आवाज़ें आने लगीं। मैंने उस लड़की से कहा, तुम फिक्र नहीं करो, हम उसे वक्त पर किसी हॉस्पिटल ले जाएंगे। मैं घबरा कर गाड़ी से उतरी और उस लड़की के पीछे पीछे चलने लगी। जैसे जैसे मैं झाड़ियों से अंदर जाती जा रही थी, मुझे बच्चे के रोने की आवाज़ और ज़ोर से सुनाई दे रही थी। उसने कहा, प्लीज़ जल्दी करो, हम बस पहुंच गए हैं। मैं परेशानी में जल्दी जल्दी उसके पीछे चल रही थी। तभी मेरे पाँव पर नीचे पड़ी दरख्त की एक शाख से बहुत ज़ोर का खरोंचा लगा। मैं रुककर अपना पाँव का ज़ख्म देखने लगी, लेकिन फिर वो औरत अचानक नज़रों से गायब हो गई। हेलो, सुनो, तुम कहाँ हो? मुझे वो औरत कहीं नज़र नहीं आ रही थी। मुझे सिर्फ बच्चे के रोने की आवाज़ें आ रही थी। ऐसा लग रहा था वो यही कहीं है। मैंने इधर उधर उसको ढूंढने लगी, मगर मुझे वो कहीं नज़र नहीं आई, बल्कि मुझे वहाँ पड़ा हुआ एक रिकॉर्डर नज़र आया जिसमें से बच्चे की रोने की आवाज़ें आ रही थी। मैं खौफ से अपनी गाड़ी की तरफ भागी। वो मेरा पीछा कर रही थी और मुझे उसके कदमों की आवाज़ें आ रही थी। मैं अपनी जान बचाने के लिए जितना तेज़ भाग सकती थी भागी। मेरी गाड़ी खुली हुई थी, इसलिए मैं जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठ गई और दरवाजे लॉक कर दिए। लेकिन मुझे गाड़ी की चाबियां नहीं मिल रही थी। मैं घबरा गई और सोचने लगी, शायद मैंने परेशानी में अपनी चाबियां कहीं गिरा दी हैं। वो लड़की फिर मेरी गाड़ी की खिड़की पर एक नोकदार चाकू लेकर आई और कहने लगी, क्या हुआ? क्या तुम्हें तुम्हारी चाबियां नहीं मिल रही? उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए ढूंढ कर लाती हूँ। मैंने जल्दी से अपना फ़ोन उठाया और पुलिस को कॉल की। मैं बेसब्री से पुलिस के आने का इंतज़ार करने लगी। वो लड़की कहीं नज़र नहीं आ रही थी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा जब मैंने उस लड़की को चाबियां लाते मेरी तरफ आते देखा। जैसे ही उसने पुलिस का सायरन सुना, वो फ़ौरन वहाँ से भाग गई। पुलिस ने उसको हर जगह ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिली, जैसे वो कहीं हवा में गायब हो गई हो। मैंने घर पहुंचकर शुक्र अदा किया कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो उस रात उस औरत से बच गई। इस वाक़ये से मुझे ये सबक मिला कि चाहे कुछ भी हो, कभी किसी अजनबी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। और उसके बाद मैंने रात देर से ड्राइव करना भी छोड़ दिया।
एक रात मुझे दफ्तर में काफ़ी देर हो गई थी। रात के 2:30 बज चुके थे। मुझे रात के वक्त गाड़ी चलाना बिल्कुल पसंद नहीं था और इससे भी बुरा मुझे इस सुनसान सड़क से गुजरना लगता था। मैंने ये सफ़र हमेशा की तरह खुदा का नाम लेके शुरू किया। वैसे तो मैं ये सफ़र हर रोज़ तय करता था, मगर आज दिल में एक अजीब सा खौफ था जो मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। जब मैं उस सुनसान सड़क पे पहुंचा तो मेरे दिल का खौफ और बढ़ गया। दूर दूर तक सड़क पर कोई नज़र नहीं आ रहा था। सड़क के दोनों तरफ लंबे लंबे दरख्त थे जो दिन में देखने में बहुत खूबसूरत लगते थे, मगर रात में यही दरख्त खौफनाक लगते थे। इस सड़क पर कुछ फासला तय करने के बाद मुझे सामने एक औरत और एक बच्चा नजर आए जो कि लिफ्ट मांग रहे थे। उस औरत ने मुझे रुकने का इशारा किया। मैंने शीशा नीचे करके इससे पूछा, क्या हुआ है? उस औरत की आंखों में आंसू थे और माथे पर ताज़ा चोट का निशान था। वो औरत रोते हुए कहने लगी, मेरे शौहर ने मुझे रात के इस वक्त घर से निकाल दिया है। क्या आप मुझे मेरी अम्मी के घर छोड़ सकते हैं? इस वक्त कोई टैक्सी भी नहीं मिल रही है। मैंने इस औरत से पूछा कि आपकी अम्मी का घर कहाँ है? तो उसने जवाब दिया, DHA फेज़ 8। मैंने ये सुनकर उस औरत को बोला कि आप गाड़ी में बैठ जाएं, क्योंकि मैं खुद भी DHA फेज़ 8 में ही रहता था। बाकी का सफ़र खामोशी में गुजरा। ना मैंने कुछ बोला, ना उस औरत ने, और बच्चे के मुंह से तो मैंने एक लफ्ज़ भी नहीं सुना था। जब हम फेज़ 8 पहुँचे तो मैंने उस औरत से पूछा कि आपकी अम्मी के घर का एड्रेस क्या है? तो उस औरत ने जो एड्रेस बताया वो मेरे घर का था। ये सुनकर मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई और सांस फूलने लगी, क्योंकि मैंने आज से पहले इस औरत या बच्चे को नहीं देखा था। मैंने इस बात पर चौंक कर पैसेंजर सीट पर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। मैं इस दिन घर पहुँचा और किसी से भी कोई बात नहीं कर पाया और 2 दिन तक बुखार में तपता रहा। इस वाक़े के हफ्ते बाद अभी इस वाक़े का खौफ मेरे दिल से निकला नहीं था। एक रात मैं अपनी छत पर टहल रहा था और साथ चाय पी रहा था। एकदम से मुझे वो औरत और बच्चा नज़र आए। वो मुझसे कुछ फासले पर थे और हवा में थे और आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ आ रहे थे। मैं उन्हें देखकर सहम गया और खौफ की वजह से अपने कदम नहीं हिला पाया। वो औरत मेरे बिल्कुल करीब आ गई और आराम से बोली, ये मेरा घर है, यहाँ से चले जाओ। और फिर वो दोबारा गायब हो गई। इस वाक़े के बाद मैंने दोनों हादसों का अपनी बेगम से जिक्र किया। मुझे उम्मीद थी कि वो मुझसे कहेगी कि ये सब मेरा वहम है, मगर वो मुझे बताने लगी कि वो भी उन माँ बेटे को देख चुकी है और अक्सर जब वो किचन में काम कर रही होती है तो कोई खून से स्लैब पर चले जाओ लिख के चला जाता है। ये सब सुनकर मेरी फिक्र और बढ़ गई। मुझे लाहौर शिफ्ट हुए अभी कुछ ही अरसा हुआ था और ये घर हमने बना बनाया ख़रीदा था। मैंने इस मामले का हल निकालने के लिए एक आलिम बाबा को घर बुलाया जो जिनों को भगाते थे। वो हमारे घर आए और दाखिल होते ही कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। 15 मिनट बाद घर के खिड़की और दरवाजे ज़ोर ज़ोर से बजने लगे और उस औरत की आवाज़ें घर में गूंजने लगी, चले जाओ, सब चले जाओ। और हल्की हल्की बच्चे के रोने की आवाज़ें भी आने लगी। उन आलिम बाबा ने जब पढ़ना बंद किया तो फ़ौरन खामोशी हो गई। उन आलिम बाबा ने हमें हर रोज़
सुबह और शाम में कुछ पढ़ने को बोला। उस रात मैं बिस्तर पे सोने के लिए लेटा तो वो बच्चा पंखे के साथ ऊपर हवा में लहरा रहा था और उसका मुंह मेरी तरफ था। मैं अपनी बीवी को ऊंची ऊंची आवाज़ें देने लगा और वो बच्चा ज़ोर से हंस के बोला, वो नहीं आएगी, मेरी माँ ले गई। ये सुनकर मैं अपनी बीवी को तलाश करता हुआ पूरे घर में भागने लगा और उसको आवाज़ें देने लगा। जब पूरे घर में वो कहीं नज़र नहीं आई तो मैं छत पे गया और वहाँ देखा तो तरह के साथ मेरी बीवी फंदे से लटकी हुई थी। उस बच्चे की हंसी की गूंज मेरे कानों में चुभ रही थी। हसन और ज़ारा, जिनकी अभी कुछ ही अर्से पहले शादी हुई थी, एक नए घर में शिफ्ट हुए। वो दोनों बहुत खुश थे क्योंकि ये नया घर उनको बहुत अच्छी कीमत में मिल गया था। आस पड़ोस के लोग भी बहुत अच्छे थे और वो जगह भी बाज़ार से करीब थी, इसलिए उनको किसी किस्म की परेशानी नहीं होती थी और वो लोग वहाँ जल्द ही सेटल हो गए। एक रात हसन को ऑफिस से आने में देर हो गई और उसने ज़ारा को कॉल करके बताया कि तुम खाना खा लेना, मैं आज देर से आऊँगा। जब वो घर आया तो ज़ारा डाइनिंग टेबल पर उसके लिए खाना लगाकर सो चुकी थी। उसने सोचा मैं भी खाना खा के सो जाता हूँ। उसने खाना खाया और फारिग होके हॉलवे से होता हुआ अपने रूम में जाने लगा। तभी उसको वहाँ पर पड़ा हुआ एक रेड कलर नज़र आया। उसने वो रेड कलर उठाया और सोचने लगा ये कहाँ से आया। यहाँ तो कोई बच्चा भी नहीं आया जिसका ये कलर रह गया हो। उसने सोचा सुबह उठ के ज़ारा से पूछूंगा। उसने वो कलर डस्टबिन में डाला और सोने चला गया। सुबह जब उठा तो जल्दी जल्दी में पूछना भूल गया और वापस ऑफिस चला गया। जब ऑफिस से वापस आया तो उसको फिर वही कलर उसी हॉलवे में बिल्कुल उसी जगह पड़ा नजर आया जो उसने कल रात डस्टबिन में डाल दिया था। उसको कुछ समझ नहीं आया। हसन वो कलर लेके ज़ारा के पास गया और उसे पूरी बात बताई। ज़ारा का रंग एकदम पीला पड़ गया। तभी उसने बताया कि ये रेड कलर्स मुझे पहले दिन से मिल रहे हैं, जब से हम यहाँ शिफ्ट हुए हैं। जब भी कभी मैं सफाई कर रही होती हूँ तो मुझे ये कलर हमेशा हॉलवे में पड़ा एक ही जगह से मिलता है। हसन हॉलवे का जायज़ा लेने लगा और सोचने लगा कि यहाँ कुछ गड़बड़ है और उसने नोट किया कि हॉलवे की वो जगह काफ़ी छोटी भी है। उसने जब हॉलवे की दीवार पर खटखटाया तो उसको दीवार खोखली महसूस हुई। उसने तजस्सुस में वहाँ का वॉलपेपर उतारना शुरू कर दिया। ज़ारा डरने लगी और उसको ऐसा करने से मना करने लगी। जब उसने वो वॉलपेपर उतारा तो उस दीवार के अंदर एक स्लाइडिंग डोर नज़र आया, जिसे देख के वो दोनों घबरा गए। वो ऐसा था जैसे किसी ने एक क्लोजेट या किसी छोटे से कमरे में एक पोशीदा जगह बनाई हुई हो। हसन ने देखा कि उस स्लाइडिंग डोर को किसी ने कीलों की मदद से अच्छी तरह से बंद किया हुआ है। उसने फौरन हथौड़े की मदद से एक एक करके उन कीलों को निकालना शुरू कर दिया। आखिरी कील निकालकर जब उसने वो स्लाइडिंग डोर खोलकर अंदर देखा तो उस छोटी सी जगह की सफ़ेद दीवारों पर रेड कलर से बार बार एक ही चीज़ लिखी हुई थी, जिसे देख के हसन और ज़ारा के रोंगटे खड़े हो गए। उस पर लिखा था, मम्मी आई एम सॉरी, मुझे बाहर निकालें। मम्मी
आई एम सॉरी, मुझे बाहर निकालें। ये देख के वो दोनों खौफजदा हो गए।